जय हिंद दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े देश भर के सभी पेंशनर्स, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आज की यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी, न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधा और पेंशन भुगतान से जुड़े कई सवाल एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस पूरे मामले को सनसनी या अफवाह के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध जानकारी, सरकारी नीतियों और पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उन लाखों पेंशनर्स की बात करते हैं जिनकी मांग है कि ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाए और इसके साथ महंगाई राहत का प्रावधान भी किया जाए। पेंशनर्स का तर्क बिल्कुल साफ है कि आज के महंगाई के दौर में बहुत कम मासिक पेंशन पर बुजुर्गों के लिए दवा, राशन, बिजली, किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बेहद मुश्किल हो गया है। इसीलिए सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि सामाजिक सुरक्षा के इस मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए और पेंशनर्स के लिए सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था की जाए। दोस्तों, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति सहित विभिन्न पेंशनर संगठनों की ओर से लंबे समय से मांगें उठाई जाती रही हैं। इन मांगों में न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता, पेंशनर और उनके जीवन साथी के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा, हायर पेंशन से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा और ईपीएफओ की प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे विषय प्रमुख हैं। पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी नौकरी के दौरान देश के औद्योगिक विकास में योगदान दिया, नियमित रूप से अंशदान किया और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ऐसी सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए जिससे उनका जीवन सम्मान के साथ गुजर सके। यही वजह है कि समय समय पर दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन और धरने आयोजित किए जाते रहे हैं। जंतर मंतर जैसे स्थानों पर भी पेंशनर्स अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एकजुट होते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रदर्शन, संगठन के बयान या सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी को सरकार का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। अंतिम फैसला तभी माना जाएगा जब संबंधित मंत्रालय या सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या गजट नोटिफिकेशन जारी हो। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि क्या ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता करने का कोई अंतिम सरकारी आदेश जारी हो चुका है? पेंशनर्स की यह मांग लंबे समय से मौजूद है और कई संगठन इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक इसे लागू फैसला बताना सही नहीं होगा। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर आपको ऐसी खबर दिखाई दे कि 7,500 रुपये प्लस डीए की राशि निश्चित रूप से मंजूर हो चुकी है या किसी खास तारीख से पैसा बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा, तो उसे आधिकारिक स्रोत से जरूर जांचें। पेंशन जैसे संवेदनशील विषय में गलत जानकारी किसी बुजुर्ग को आर्थिक परेशानी में डाल सकती है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि मांग और निर्णय के बीच का अंतर साफ रखा जाए। अब सवाल आता है पेंशन भुगतान से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का। ईपीएफओ की डिजिटल व्यवस्था में समय समय पर तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। पेंशन भुगतान के लिए बैंक विवरण, पीपीओ, जीवन प्रमाण और अन्य रिकॉर्ड का सही होना जरूरी है। अगर किसी पेंशनर के रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, बैंक खाते की जानकारी या अन्य विवरण में अंतर है, तो उसे सुधारने की आवश्यकता पड़ सकती है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अगर जीवन प्रमाण से संबंधित कोई समस्या आती है तो पेंशनर को घबराने के बजाय अपने रिकॉर्ड की स्थिति की जांच करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर संबंधित ईपीएफओ कार्यालय या अधिकृत माध्यम से समस्या का समाधान कराना चाहिए। कई बुजुर्ग पेंशनर्स की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उन्हें तकनीकी प्रक्रिया समझ नहीं आती। बैंक उन्हें ईपीएफओ से संपर्क करने को कहता है और ईपीएफओ कार्यालय में कभी-कभी बैंक से संबंधित समस्या बताई जाती है। इस तरह पेंशनर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक चक्कर लगाता रहता है। यही कारण है कि पेंशन संगठनों की ओर से लगातार मांग की जाती है कि बुजुर्गों के लिए एक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था हो। किसी पेंशनर की पेंशन किसी कारण से रुकती है तो उसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि किस कारण से भुगतान रुका है और उसे ठीक करने के लिए कौन सा दस्तावेज चाहिए। सिर्फ यह कह देना कि सिस्टम में समस्या है, बुजुर्ग के लिए पर्याप्त जवाब नहीं है। अब बात करते हैं हायर पेंशन की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हायर पेंशन का विकल्प और उससे जुड़ी प्रक्रिया लंबे समय तक चर्चा में रही। कई लोगों ने इस विकल्प के तहत अतिरिक्त अंशदान की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद कई मामलों में गणना, दस्तावेज और पेंशन निर्धारण से जुड़ी प्रक्रियाएं सामने आईं। ऐसे पेंशनर्स की शिकायत है कि उन्होंने अतिरिक्त राशि जमा कर दी, लेकिन संशोधित पेंशन आदेश या संशोधित पीपीओ प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई हो रही है। यहां भी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रत्येक व्यक्ति का मामला उसके रिकॉर्ड और पात्रता पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी पेंशनर को अपने व्यक्तिगत मामले में आधिकारिक ईपीएफओ रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति पता करनी चाहिए। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा सिर्फ पेंशन की राशि का मुद्दा नहीं है। यह देश के उन लाखों बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा संगठित क्षेत्र की नौकरियों में बिताया। आज जब उम्र बढ़ती है तो कमाई का साधन सीमित हो जाता है और स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ने लगते हैं। ऐसे समय में नियमित पेंशन परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए पेंशनर्स की मांग है कि सरकार न्यूनतम पेंशन की समीक्षा करे और महंगाई के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाए। दूसरी तरफ सरकार के सामने पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता का प्रश्न भी रहता है। किसी भी पेंशन योजना में लाभ बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन वित्तीय गणना आवश्यक होती है। यही वह विषय है जिस पर सरकार और पेंशन संगठनों के बीच गंभीर बातचीत की जरूरत है। अब एक और महत्वपूर्ण विषय सामने आता है और वह है पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन व्यवस्था और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इन योजनाओं को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 के साथ भ्रम पैदा हो जाता है। पुरानी पेंशन योजना मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा विषय है, जबकि ईपीएस 95 कर्मचारी भविष्य निधि व्यवस्था से संबंधित अलग पेंशन व्यवस्था है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था में होने वाले बदलाव को सीधे ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए लागू फैसला समझना उचित नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, लेकिन इससे ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन अपने आप नहीं बढ़ जाती। यही बात पेंशनर्स को समझना बेहद जरूरी है। 8वें वेतन आयोग की चर्चा भी देश भर में हो रही है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें अलग विषय हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स को यह समझना चाहिए कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सीधे ईपीएस 95 की पेंशन पर स्वतः लागू नहीं होती। ईपीएस 95 में बदलाव के लिए संबंधित कानून, योजना और सरकार की नीतिगत प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेना होगा। इसलिए सोशल मीडिया पर अगर कोई यह दावा करे कि 8वें वेतन आयोग के कारण ईपीएस 95 पेंशन अपने आप
500 रुपए हो जाएगी, तो ऐसी जानकारी को आधिकारिक दस्तावेज के बिना सच नहीं माना जाना चाहिए। अब आते हैं उस मांग पर जिसे लेकर पेंशनर सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और उसके साथ महंगाई भत्ता। पेंशन संगठनों का कहना है कि सिर्फ एक निश्चित राशि तय कर देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती रहती है। अगर पेंशन को महंगाई से जोड़ दिया जाए तो बुजुर्गों की वास्तविक क्रय शक्ति को कुछ हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके साथ ही मुफ्त या कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग भी महत्वपूर्ण है। उम्र बढ़ने के साथ चिकित्सा खर्च बढ़ जाता है और कम पेंशन पाने वाले परिवारों के लिए यह खर्च बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए पेंशनर्स चाहते हैं कि सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स और उनके जीवन साथियों के लिए मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर विचार करे। अब जरा सोचिए कि जिस बुजुर्ग ने 30 या 40 वर्ष तक काम किया, वह आज दवाइयों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाए, तो यह केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान का भी प्रश्न है। इसलिए सरकार और पेंशनर्स संगठनों के बीच संवाद जरूरी है। आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अंतिम समाधान बातचीत, नीति और आधिकारिक निर्णय से ही निकलता है। अगर सरकार पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित है, तो पेंशनर संगठनों के साथ बैठकर वास्तविक आंकड़ों पर चर्चा की जा सकती है। पेंशनर्स भी यह समझना चाहेंगे कि फंड की स्थिति क्या है, कितनी राशि उपलब्ध है, कितनी देनदारी है और किसी प्रस्ताव को लागू करने के लिए कितना अतिरिक्त वित्तीय संसाधन चाहिए। ईपीएफओ के निवेश को लेकर भी बहुत चर्चा होती है। ईपीएफओ की निवेश नीति और उससे मिलने वाले रिटर्न को लेकर कई तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए जाते हैं, लेकिन किसी निवेश से प्राप्त रिटर्न को सीधे पेंशन बढ़ोतरी के लिए उपलब्ध राशि मान लेना वित्तीय रूप से सही नहीं है। पेंशन फंड की अपनी देनदारियां, भविष्य की पेंशन और एक्चुअरी गणना होती है। इसलिए इस विषय पर भावनात्मक बयान के बजाय आधिकारिक वित्तीय आंकड़ों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। पेंशनर्स का सवाल फिर भी महत्वपूर्ण है कि अगर फंड का प्रदर्शन बेहतर है तो उसका लाभ दीर्घकालीन पेंशन सुरक्षा को मजबूत करने में किस प्रकार दिया जा सकता है। यही सवाल नीति निर्माताओं के सामने रखा जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की वास्तविक समस्याएं देश के सामने आएं, अगर आप चाहते हैं कि सरकार तक बुजुर्गों की आवाज पहुंचे और अगर आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ी हर खबर तथ्यों और जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखी जाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों, पेंशनर साथियों और कर्मचारी संगठनों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि सही जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है। क्या न्यूनतम पेंशन बढ़नी चाहिए? क्या महंगाई राहत मिलनी चाहिए? क्या चिकित्सा सुविधा बेहतर होनी चाहिए या हायर पेंशन के मामलों का तुरंत समाधान होना चाहिए? आपकी आवाज ही इस बहस को मजबूत बनाती है। लेकिन याद रखिए, हमारा उद्देश्य अफवाह फैलाना नहीं बल्कि सही जानकारी को सामने लाना है। सरकार का आधिकारिक फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जी है, अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए और किसी भी फर्जी खबर से सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।